Hi friends, welcome to the channel JIV and CIV Made Simple. So this is our what to study in AVFM पार्ट 1 सेशन, यानी AVFM में हम लोग क्या पढ़े हैं इसका पार्ट 1 लेक्चर है। और दोस्तों जितना पॉइंट मैं कवर कर रहा हूँ इस पार्टिकुलर सीरीज में, ये हमारा व्हाट टू स्टडी का सीरीज चलेगा, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 ऐसा करके जितना पॉइंट्स मैं कवर कर रहा हूँ उतना आप जरूर कवर कर लें, क्योंकि दोस्तों ये जो मैं कंटेंट आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ ना, ये पिछले साल जो सवाल 2 एग्जाम हुआ था AVFM का, एक हुआ था जून में और एक हुआ था हमारा दिसंबर में, तो जो सवाल पूछे गए थे उसी को मैं रिपीट कर रहा हूँ। दैट्स द पॉइंट। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन सभी चीज़ों को आप कवर कर ले, एग्जामिनेशन से पहले निश्चित रूप से कवर करें, प्रायोरिटी बेसिस पे कवर करें। और दोस्तों मैं केवल आपको पॉइंट ही, पेज नंबर ही नहीं बताऊंगा, पेज नंबर के साथ उसके कंटेंट को भी समझाऊंगा और उस पर न्यूमेरिकल भी करवाऊंगा, MCQs भी करवाऊंगा। यदि आप इतना कर लेते हैं मोर देन सफिशिएंट है, एटलीस्ट 50 मार्क्स तो ला ही सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग पहले कंसेप्ट के साथ। पेज नंबर 9 पे आ जाइए, अपने मैकुलन बुक के पेज नंबर 9 पे आ जाइए और वहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं न्यू क्लासिकल और बिहेवियरल स्कूल के बारे में। तो ये हमारा ट्रेडिशनल स्कूल का एक्सटेंशन माना जाता है, क्योंकि क्लासिकल थ्योरी में कुछ वीकनेस था, इसने ह्यूमन एक्शन का जो इंपैक्ट पड़ता है ऑर्गेनाइजेशन पे उस पर जोर डाला है, और ये फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को रिकॉग्नाइज करता है। कुछ सैलेंट फीचर की बात कर ले हम लोग न्यू क्लासिकल बिहेवियरल स्कूल की। मोटिवेशन पे फोकस होगा, डाइवर्स मोटिवेशन होगा अलग अलग इंडिविजुअल के लिए, कम्युनिकेशन क्रिटिकल माना जाता है एफिशिएंसी मेजरमेंट के लिए, टीम वर्क जरूरी होता है ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस के लिए। तो याद है कि कीवर्ड्स क्या क्या है, मोटिवेशन, ठीक है, डाइवर्स मोटिवेशन, कम्युनिकेशन, टीम वर्क, ये सभी कीवर्ड्स है जो कि आप ध्यान रखेंगे। दिस इज रिगार्डिंग द न्यू क्लासिकल और बिहेवियरल स्कूल। और 2 पर्सपेक्टिव है, ये पूछा जाएगा, एक पर्सपेक्टिव है ह्यूमन रिलेशनल और एक पर्सपेक्टिव है हमारा साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, सॉरी। अब देखिए एक है हमारा, आई थिंक इट इज साइकोलॉजिकल नॉट फिजियोलॉजिकल। तो अब देखिए एक है हमारा मैस्लो हायरार्की नीड्स। तो इसमें 5 लेवल होते हैं, 5 लेवल आपको याद होना चाहिए। पहला है फिजियोलॉजिकल, सेफ्टी, लव एंड बिलोंगिंगनेस, सेल्फ स्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। इसमें की पॉइंट्स क्या है कि इसमें ये इन्फ्लुएंस करता है बिहेवियर को, केवल अनसेटिस्फाइड नीड ही हमारे बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं, राइट। और नीड्स हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है, और नीड्स को हम लोगों ने क्या किया है कि हायरार्की ऑर्डर में अरेंज किया है। कुछ हमारे बेसिक नीड्स होते हैं और कुछ हमारे कॉम्प्लेक्स नीड्स होते हैं। तो हायर नीड में जो एडवांसमेंट होता है वो तब होगा जब लोअर नीड हमारा सेटिस्फाई हो जाए, और हायर नीड जो है ज़्यादा इंडिविजुअलिटी और साइकोलॉजिकल हेल्थ को इंडिकेट करता है। अब तीसरा जो हमारा इंपॉर्टेंट थ्योरी है वो है डॉगलास का मैग्रेगर का एक्स एंड वाई थ्योरी। तो थ्योरी एक्स कहता है कि ह्यूमन लेजी होते हैं और वर्क को अवॉइड करते हैं, वो प्रीफर करते हैं डायरेक्शन और अवॉइड करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, और सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, एम्बिशन नहीं होता है, चेंज को रेसिस्ट करते हैं और क्रिएटिव नहीं होते हैं। ये कहता है हमारा थ्योरी एक्स। और थ्योरी वाई क्या कहता है कि वर्क नेचुरल है, वर्क हमारा सेटिस्फाइंग होता है, वर्क इज नेचुरल एंड सेटिस्फाइंग। और फिर कह रहा है कि लोग भी जो होते हैं वो सेल्फ डायरेक्टेड होते हैं, क्रिएटिव होते हैं, मोटिवेटेड होते हैं, सेल्फ कंट्रोल यूजफुल होता है ऑर्गेनाइजेशन गोल के लिए, और एक्सटर्नल कंट्रोल केवल मोटिवेटेड नहीं होता है, लोगों के पास इमेजिनेशन होता है, क्रिएटिविटी होता है, लेकिन वो पैसिव हो जाते हैं क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन एक्सपीरियंस के कारण। तो चलिए ये सब पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। कुछ सवाल कर लेते हैं हम लोग, MCQs कर लेते हैं। विच स्कूल ऑफ थॉट एम्फसाइज द इन्फ्लुएंस ऑफ ह्यूमन एक्शन ऑन द ऑर्गेनाइजेशन? क्लासिकल थ्योरी गलत, न्यू क्लासिकल थ्योरी यस। तो मैंने आपको बताया ना कि ह्यूमन एक्शन का क्या इन्फ्लुएंस पड़ता है ऑर्गेनाइजेशन पे, ये हमारा न्यू क्लासिकल थ्योरी कहता है। फिर कहता है कि मास्लो हायरार्की नीड्स के अनुसार कौन सा नीड पहले सेटिस्फाई होना चाहिए, सेफ्टी, सेल्फ स्टीम, फिजियोलॉजिकल लव। तो सबसे पहले फिजियोलॉजिकल नीड को आप ये कीजिए, सेटिस्फाई कीजिए। सवाल है कि व्हाट इज द की फीचर ऑफ द न्यू क्लासिकल थ्योरी रिगार्डिंग ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस। पहला कह रहा है कि स्ट्रेट हायरार्की, टीम वर्क, हाई कंट्रोल, इंडिविजुअलिज्म। तो ये टीम वर्क पे फोकस करता है। थ्योरी एक्स के अनुसार कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स एट्रीब्यूटेड नहीं है एवरेज ह्यूमन में, इनहेरेंटली लेजी, अवॉइड रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेल्फ मोटिवेटेड नहीं है। बाकी लेजी होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी अवॉइड करेगा, चेंज को रेसिस्ट करेगा, ये सभी का सभी है, राइट। सो करेक्ट आंसर इज सेल्फ मोटिवेटेड। लास्ट का रहा है कि वाई, व्हाट डज थ्योरी वाई सजेस्ट अबाउट द ह्यूमन नेचर टुवर्ड वर्क। तो थ्योरी वाई क्या सजेस्ट करता है कि ह्यूमन नेचर वर्क के प्रति कैसा है, कि वर्क इज नेचुरली डिसलाइक्ड, पीपल आर इनहेरेंटली पैसिव, वर्क कैन बी सोर्स ऑफ सेटिस्फैक्शन। तो वर्क कैन बी सोर्स ऑफ सेटिस्फैक्शन, ये थ्योरी वाई सजेस्ट करता है ह्यूमन नेचर टुवर्ड वर्क। दोस्तों आपको मैं बता दूं कि ये जो हमारा व्हाट टू स्टडी सीरीज का PDF है, ये हमारे कैप्सूल कोर्स का पार्ट है। कैप्सूल कोर्स के अंदर आपको व्हाट टू स्टडी के अलावा और भी बहुत कुछ मिल रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं आपको फॉर्मूला PDF मिल रहा है, आपको वन लाइनर PDF मिल रहा है, जो हमारा मॉड्यूल वाइज क्विक रिवीजन PDF है वो भी कैप्सूल कोर्स का पार्ट है। तो फॉर्मूला PDF, मॉड्यूल वाइज क्विक रिवीजन PDF, व्हाट टू स्टडी PDF। उसके अलावा दोस्तों आपको वन लाइनर और क्विजेज भी मिल रहे हैं, यानी कि लगभग 1000 क्विजेज हैं जिसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं रियल टाइम में, विद इन टाइम, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये 5 का पंच है जो कि आपको हमारा AVFM का कैप्सूल कोर्स के अंदर मिल रहा है।
यदि आप एवीएफएम के कैप्सूल कोर्स में इनरोल होना चाहते हैं तो या तो मुझे व्हाट्सएप कर दें इस नंबर पे, या डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाकर लिंक पे क्लिक करके इसमें इनरोल हो सकते हैं। अब आप पेज नंबर 11 में आ जाइए, और पेज नंबर 11 में आप पढ़ के जाइए क्वांटिटेटिव स्कूल ऑफ मैनेजमेंट साइंस। तो ये डेवलप किया गया था वर्ल्ड वार 2 के बाद, और यहाँ पे मैथमेटिकल और स्टैटिस्टिकल मॉडल का यूज किया जाता है मैनेजरियल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। लाया किसके द्वारा लाया किसके द्वारा गया था? फेडरिक विल्सन टेलर के द्वारा साइंटिफिक मैनेजमेंट टेक्निक के द्वारा इन्फ्लुएंस हुआ, राइट। इट इज इन्फ्लुएंस बाय, ये पूछा जाएगा कि हमारा जो ये वी आर टॉकिंग अबाउट अब क्वांटिटेटिव स्कूल, तो ये इन्फ्लुएंस हुआ फेडरिक विल्सन टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट। इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट क्वांटिटेटिव टूल, राइट, क्वांटिटेटिव स्कूल मैनेजमेंट साइंस। तो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि यहाँ पे मॉडल, थ्योरीज और हाइपोथेसिस को क्रिएट किया गया, इंपेरिकल डेटा का कलेक्शन है ये, और यहाँ पे मैथमेटिकल और स्टैटिस्टिकल मॉडल का डेवलपमेंट है, डेटा एनालिसिस है, और एक्सपेरिमेंटिंग इन कंट्रोल इन्वायरमेंट, टेस्टिंग विद चेंजेस इन वेरिएबल, डेवलपमेंट ऑफ वेरियस इंस्ट्रूमेंट। ये सभी हमारे मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इस पार्टिकुलर क्वांटिटेटिव थ्योरी के। और कुछ एमसीक्यूज कर लेते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द क्वांटिटेटिव स्कूल ऑफ मैनेजमेंट? इंपैसेस ऑन ह्यूमन बिहेवियर, गलत। यूज ऑफ मैथमेटिकल एंड स्टैटिस्टिकल मॉडल, बिल्कुल सही। फोकस ऑन हायरार्किकल स्ट्रक्चर, गलत। इंपैसेस ऑन मोटिवेशन थ्योरी, गलत। याद रखिएगा कि ये जो हमारा क्वांटिटेटिव थ्योरी है ना, इसका फोकस नाम ही रखा है ना क्वांटिटी। अब एक चीज बताइए, क्वांटिटी वाली चीज को ही तो आप क्वांटिफाई कर सकते हैं, इसीलिए कहा गया है मैथमेटिकल एंड स्टैटिस्टिकल टूल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्वांटिटेटिव स्कूल मैनेजमेंट? क्रिएशन ऑफ मॉडल, थ्योरी एंड हाइपोथेसिस, ये होता है। इंपैसेस ऑन ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, फिर डेवलपमेंट ऑफ मोटिवेशनल थ्योरी, ये नहीं होगा। इंपेरिकल डेटा कलेक्शन होगा, ऑप्शन बी से सी गलत है। पेज नंबर 13 पे आ जाइए, और वहां पे आप पढ़ के जाइए टीक्यूएम के बारे में। टीक्यूएम का फोकस होता है हाई क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज पे, राइट। दूसरा पॉइंट है टीक्यूएम के रिगार्डिंग कि ये हमारा जापान में ऑरिजिनेट हुआ था पोस्ट वर्ल्ड वार 2। जो देखिए ये जो हमारा नोट्स है ना, इसमें जो मैकमिलन बुक से लिया गया कंटेंट है, और जो मेन पॉइंट्स हैं जिसे सवाल बन सकता है, केवल उतना ही डाला गया है। जो हमारा जो स्क्रैप है जिसको हमको पढ़ना नहीं है उसको हटाया गया है, यही तो आपको करना है। लास्ट मोमेंट पे आप बुक कितना 400-500 पेज का बुक थोड़ी पढ़ पाएंगे। आपको क्या करना है, जो स्क्रैप है जिसे सवाल नहीं पूछा जाएगा उसको हटा के जो काम का चीज है उसे पढ़ना है, और यही पर्पस फुलफिल करता है हमारा ये व्हाट टू स्टडी पीडीएफ। मेन एलिमेंट की बात करें तो इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है एम्प्लॉय का इन्वॉल्वमेंट होगा, यानी क्वालिटी इशू को हम लोग रोक सकेंगे हाई एम्प्लॉयमेंट इन्वॉल्वमेंट से। कस्टमर फोकस होगा, यानी हम कस्टमर के रिक्वायरमेंट को समझेंगे और मीट करेंगे। तीसरा स्टैंडर्डाइजेशन होगा, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड को यूज करेंगे बेंचमार्किंग के लिए और कंपैरिजन के लिए। और फिर आता है हमारा कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग, यानी सभी एरिया का कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग होगा। इसके की कंट्रीब्यूटर माने जाते हैं डेमिंग, जुरान और क्रॉसबाय, याद रखिएगा। अब देखिए डेमिंग का जो है ना 14 प्रिंसिपल है, ये पूछा जाएगा। 14 प्रिंसिपल है डेमिंग का, तो मैं आपको समझा देता हूं। देखिए पहला है कंसिस्टेंसी ऑफ पर्पस, एडॉप्शन ऑफ द न्यू फिलॉसफी, सीजिंग डिपेंडेंस ऑन इंस्पेक्शन, स्टॉपिंग लोएस्ट बिड सिस्टम, इंट्रोडक्शन ऑफ ऑल राउंड इंप्रूवमेंट, इंस्टीट्यूटिंग ऑन द जॉब ट्रेनिंग, इंस्टीट्यूटिंग लीडरशिप। कुछ सवाल कर लिया जाए। पहला सवाल है कि व्हाट इज द की एलिमेंट ऑफ टीक्यूएम? इंपैक्ट ऑन हायरार्किकल स्ट्रक्चर, गलत। एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट, सही, ठीक है। फोकस ऑन कॉस्ट कटिंग, गलत। मिनिमम कस्टमर इंटरेक्शन, गलत। इसका मेन ही काम है कि एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट पे फोकस होता है। विच कंट्री डिड टीक्यूएम ऑरिजिनेट फ्रॉम? तो जापान में मैंने बताया था कि जापान से ही हमारा टीक्यूएम ऑरिजिनेट हुआ है। अगला सवाल है हु कंसीडर द क्वालिटी ऑफ पीपल मोर इंपॉर्टेंट देन क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट इन टीक्यूएम? यानी क्वालिटी ऑफ पीपल को ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन मानते थे एज कंपेयर टू क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट इन टीक्यूएम? पहला ऑप्शन कर रहा है जोसेफ जुरान, फिर कर रहा है फिलिप क्रॉसबाय, विलियम एडवर्ड डेमिंग, और ऑप्शन डी कर रहा है फेडरिक टेलर। सही जवाब है विलियम एडवर्ड डेमिंग। फिर अगला सवाल है विच प्रिंसिपल ऑफ डेमिंग एम्फसाइज रिड्यूसिंग डिपेंडेंस ऑन इंस्पेक्शन फॉर क्वालिटी? कौन सा प्रिंसिपल है डेमिंग का जिसने जोर डाला कि हम इंस्पेक्शन पे डिपेंडेंस कम करें क्वालिटी के लिए? पहला कर रहा है कंसिस्टेंसी ऑफ पर्पस, दूसरा कर रहा है सीजिंग डिपेंडेंसी ऑन इंस्पेक्शन, इंस्टीट्यूटिंग लीडरशिप, और लास्ट कर रहा है हमारा स्टॉपिंग क्लोज्ड सिस्टम। तो कर रहा है सीजिंग डिपेंडेंसी ऑन इंस्पेक्शन। व्हाट शुड ऑर्गेनाइजेशन अडॉप्ट अकॉर्डिंग टू डेमिंग सेकंड प्रिंसिपल? कंटीन्यूअस मॉनिटरिंग, कस्टमर फोकस, न्यू टीक्यूएम फिलॉसफी। तो देखिए एज पर डेमिंग सेकंड प्रिंसिपल का ऑर्गेनाइजेशन जो है न्यू टीक्यूएम फिलॉसफी को अडॉप्ट करे। पेज नंबर 14 पे आ जाइए और लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन को पढ़ के जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल इससे आएगा ही आएगा। देखिए लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन अडैप्ट करता है डायनेमिक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट को। एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन प्रॉब्लम सॉल्विंग में, कंटिन्यूअस लर्निंग में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका फोकस होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग पे एज कंपेयर टू एफिशिएंसी। यहाँ पे टीम वर्क, एम्पावरमेंट, ओपन इंफॉर्मेशन सिस्टम सभी पे बेस्ड होता है। यदि हम की कंट्रीब्यूटर की बात करें, इफ यू टॉक अबाउट द की कंट्रीब्यूटर ऑफ द लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन, तो पीटर सेंगे, इन्होंने लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन को डिफाइन किया था फिफ्थ डिसिप्लिन में, ठीक है। तो बेसिकली की पॉइंट क्या रहेगा इसमें? डायनेमिक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कंटिन्यूअस लर्निंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग ओवर एफिशिएंसी, राइट, प्रॉब्लम सॉल्विंग पे फोकस होता है। फिर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो यहाँ पे एडेप्टिव और जनरेटिव लर्निंग होगा। 5 डिसिप्लिन होता है इसका, मैंने आपको बताया था पीटर सेंगे का 5 डिसिप्लिन है। पहला है पर्सनल मास्टरी, यानी पर्सनल गोल को अचीव करना, पर्सनल और शेयर विजन ग्रोथ को फॉस्टर करना, शेयर्ड विजन, मेंटल मॉडल, यानी कि आप एजम्पशन और जनरलाइजेशन के इंपैक्ट को समझिए। फिर होता है टीम लर्निंग, यानी कि हम दूसरे के व्यू को कंसीडर करें,
अपने पर्सनल बाइसेस को अलग से दूर रखें। और लास्ट कर रहा है सिस्टम थिंकिंग, यानी इंटरकनेक्शन कैसा है, होल पिक्चर को समझना, ये हमारा कहलाता है सिस्टम थिंकिंग। तो इसका इंपॉर्टेंस क्या है कि इनोवेटिव तरीका होता है कॉम्पिटिटिव रहने का, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी काफ़ी ज़्यादा है, प्रोडक्टिविटी और आउटपुट काफ़ी ज़्यादा है। पहला सवाल है व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन, एफिशिएंसी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, हायरार्किकल स्ट्रक्चर, कॉस्ट कटिंग। क्या देखिएगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग ही सबसे मेन एम है, विच हु इज द मेन कंट्रीब्यूटर टू द कंसेप्ट ऑफ लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन, फ्रेडरिक टेलर, पीटर सेंगे, जोसेफ जुरान, फिलिप क्रॉसबाय। सही जवाब इसका पीटर सेंगे। पीटर सेंगे को माना जाता है कि वो मेन कंट्रीब्यूटर है हमारे लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन के कंसेप्ट में। फिर अगला सवाल है कि विच डिसिप्लिन ऑफ द लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व अचीविंग पर्सनल गोल एंड फॉस्टरिंग अ शेयर्ड विजन। तो सही ऑप्शन है शेयर्ड विजन, मेंटल मॉडल, टीम लर्निंग, पर्सनल मास्टरी। सही जवाब है पर्सनल मास्टरी। व्हाट इज द बेसिस ऑफ टीम लर्निंग अकॉर्डिंग टू सेंगे, कॉम्प्लायंस, हायरार्किकल कम्युनिकेशन, ह्यूमिलिटी और एफिशिएंसी। तो देखिए टीम लर्निंग का बेसिस पूछा जा रहा है आपसे, क्या सही जवाब है इसका, ह्यूमिलिटी। व्हाई इज लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट, बिकॉज ऑप्शन ए कह रहा है इट रिलाइज ऑन ट्रेडिशनल मेथड, इट एनहांसेस कंपनी इमेज एंड प्रोडक्टिविटी, इट रिड्यूस इनोवेशन, इट फोकस सोलली ऑन शॉर्ट टर्म गोल। देखिए सही जवाब है इसका, ये कंपनी का इमेज और प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है, इसलिए लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। पेज नंबर 15 में आ जाइए और बिजनेस मॉडल को पढ़ के जाइए। बिजनेस मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है। बिजनेस मॉडल में क्या होता है कि हम सॉल्यूशन प्रोवाइडिंग या कंसल्टिंग सर्विसिंग मॉडल पहला मॉडल है। तो ये क्या करता है कि कंसल्टिंग सर्विस प्रोवाइड करेगा क्लाइंट ऑपरेशन को इंप्रूव करने के लिए। एग्जाम्पल के तौर पर आप IBM ले सकते हैं। दूसरा होता है हमारा प्रॉफिट पिरामिड मॉडल, यानी कि लो प्राइस प्रोडक्ट से स्टार्ट होगा और एक्सपेंसिव प्रोडक्ट ऑफर करेगा हायर प्रॉफिट के लिए, जैसे कि जनरल मोटर। फिर एक आता है हमारा मल्टी कंपोनेंट सिस्टम मॉडल, यानी कि जो हमारा बेस प्रोडक्ट को सस्ते में बेचेगा और कॉम्प्लीमेंट्री हाई मार्जिन कंपोनेंट से प्रॉफिट कमाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर आप ले सकते हैं जिलेट, रेजर एंड ब्लेड, HP, प्रिंटर एंड कार्टिज। फिर आता है हमारा एडवर्टीजमेंट मॉडल, यानी कि ये बेसिक प्रोडक्ट ऑफर करता है फ्री के लिए, इसको एडवर्टीजमेंट से कमाई होता है, जैसे कि यूट्यूब और गूगल। फिर हमारा स्विच बोर्ड मॉडल, ये एक इंटरमीडिएटरी कंसेप्ट इंटरमीडिएटरी की तरह काम करता है, मल्टीपल सेलर और मल्टीपल बायर को लिंक करता है, जैसे कि eBay हो गया, अमेजॉन हो गया और फ्लिपकार्ट हो गया। फिर आता है टाइम मॉडल, इसका सक्सेस डिपेंड करता है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट कितना है, तो मार्केट को लीड करेगा जब तक कॉम्पिटिटर कैचअप ना कर ले। फिर आता है हमारा एफिशिएंसी मॉडल। एफिशिएंसी मॉडल क्या करता है, मैच्योर मार्केट इंटर करता है स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट के साथ, लो कॉस्ट लो मार्जिन प्रोडक्ट ऑफर करेगा, मास अपील, जैसे साउथ वेस्ट एयरलाइन, वालमार्ट, डेल। ब्लॉकबस्टर मॉडल क्या होता है कि ब्लॉकबस्टर मॉडल जैसे कि नाम ही सजेस्टेड है कि इट प्रॉफिट फ्रॉम अ फ्री हाई अपील आइटम ऑफन प्रोटेक्टेड बाय पेटेंट, जैसे कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री। तो आप प्रॉफिट मल्टीप्लाई मैंने आपको पहले बताया था, कंसेप्ट को डेवलप करना और कंसेप्ट ड्राइविंग अदर प्रोडक्ट थ्रू सिनर्जी के माध्यम से, ये याद रखिएगा, सिनर्जी के माध्यम से डेवलप करना कंसेप्ट को जो कि दूसरे प्रोडक्ट को ड्राइव कर रहा है, आप होल पिक्चर को कंसीडर करते हुए, इसको बोलते हैं प्रॉफिट मल्टीप्लायर मॉडल, जैसे कि वॉल्ट डिज्नी है। फिर आता है हमारा एंटरप्रेन्योर मॉडल, यानी कि स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट ऑफर करना, स्पेशलाइज्ड सर्विस ऑफर करना फास्ट ग्रोथ पोटेंशियल से, जैसे टाटा एक्विजिशन ऑफ 1mg। फिर आता है हमारा डिफैक्टो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड मॉडल। तो ये क्या होता है, डिफैक्टो इंडस्ट्रियल मॉडल क्या होता है, तो ये हमें फ्री या लो कॉस्ट प्रोडक्ट ऑफर करता है, राइट। तो डिफैक्टो इंडस्ट्री तो हमें फ्री या लो कॉस्ट प्रोडक्ट ऑफर करता है ताकि मार्केट शेयर बढ़ा सकें और इंडस्ट्री स्टैंडर्ड को इस्टेब्लिश कर सकें। एग्जांपल के तौर पर इसका है माइक्रोसॉफ्ट। तो अभी तक हमने जितना मॉडल पढ़ा इसके बेसिस पे कुछ MCQs कर लिया जाए। पहला सवाल है कौन सा बिजनेस मॉडल होता है जिसमें हम लोग लो प्राइस प्रोडक्ट ऑफर करते हैं और कस्टमर को एक्सपेंसिव प्रोडक्ट की तरफ ले जाते हैं। सॉल्यूशन प्रोवाइडिंग, प्रॉफिट पिरामिड, मल्टी कंपोनेंट एडवर्टीजमेंट। सही जवाब है इसका प्रॉफिट पिरामिड। कौन सा मॉडल है जहाँ पे हम बेसिक प्रोडक्ट ऑफर करते हैं फ्री में और रेवेन्यू अर्न करते हैं एडवर्टीजमेंट के माध्यम से। ऑप्शन ए का एफिशिएंसी, स्विच बोर्ड। फिर सी क्या कर रहा है, ऑप्शन सी कर रहा है हमारा एडवर्टीजमेंट। तो एडवर्टीजमेंट मॉडल नाम ही सजेस्टेड है। कौन सा बिजनेस मॉडल होता है जिसके अंदर हम इंटरमीडिएटरी की तरह काम करता है जो कि मल्टीपल सेलर को मल्टीपल बायर से कनेक्ट करता है। सॉल्यूशन प्रोवाइडिंग, एंटरप्रेन्योरल, स्विच बोर्ड, ब्लॉकबस्टर। सही जवाब है इसका स्विच बोर्ड मॉडल। तो मल्टीपल सेलर, मल्टीपल बायर, स्विच बोर्ड याद रखिएगा। फिर हमारा आता है कौन से बिजनेस मॉडल में एक कंपनी अपने बेस प्रोडक्ट को बेचती है कोई प्रॉफिट पे नहीं और कॉम्प्लीमेंट्री कंपोनेंट पे पैसा कमाती है। मल्टी कंपोनेंट सिस्टम मॉडल, प्रॉफिट मल्टीप्लायर मॉडल, टाइम मॉडल, डिफैक्टो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड मॉडल। सही जवाब है इसका मल्टी कंपोनेंट सिस्टम मॉडल। कौन सा बिजनेस मॉडल है जिसका फोकस होता है कि हम स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट को डेवलप करें या सर्विसेज को डेवलप करें जिसके पास क्षमता हो फास्ट ग्रोथ का, जिसके कारण एक्विजिशन होता है लार्जर कंपनी के द्वारा। एफिशिएंसी, एंटरप्रेन्योर, प्रॉफिट मल्टीप्लायर। और लास्ट ऑप्शन क्या कर रहा है, लास्ट ऑप्शन कर रहा है ब्लॉकबस्टर। सही जवाब इसका एंटरप्रेन्योर मॉडल। पेज नंबर 18 में आ जाइए और पढ़ के जाइए ग्लोबलाइजेशन का क्या इंपैक्ट पड़ता है। तो ग्लोबलाइजेशन अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है बिजनेस ग्रोथ के लिए, एक्सपोर्ट के लिए, रॉ मटेरियल को सोर्सिंग के लिए, कोलैबोरेशन के लिए, जॉइंट वेंचर के लिए और इंटरनेशनल बोरोइंग के लिए। तो इसका इन्वायरमेंटल इंपैक्ट की यदि हम बात करें, इफ वी टॉक अबाउट द इन्वायरमेंटल इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, देखिए सबसे पहले कि क्या हुआ है कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बढ़ा है, इमिशन बढ़ा है, हैबिटेट का डिस्ट्रक्शन बढ़ा है, घटा है और हमारा हार्मफुल इफेक्ट ऑन स्पीसीज बढ़ा है। इकोनॉमिक स्पेशलाइजेशन की बात करें तो नेचुरल रिसोर्स को हम ओवर यूज कर रहे हैं, फॉरेस्ट कवर कम हुआ है, लॉस ऑफ हैबिटेट। और यदि हम बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो
बायोडाइवर्सिटी को ये रिड्यूस कर देता है, जैसे कि क्लाइमेट चेंज, इंट्रोडक्शन ऑफ इन्वेजिव स्पीसीज, ग्रीन हाउस गैस इमिशन, एसिडिफिकेशन ऑफ ओशियन एक्सेट्रा। अब मैनेजमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो अवेयरनेस बढ़ाया जाए इन्वायरमेंटल थ्रेट का, रिस्पॉन्सिबिलिटी, एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, ये भी पॉइंट है। अब सवाल है कि विच इज वन ऑफ द इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ इंक्रीजिंग ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन के कारण जो ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स इंक्रीज हुआ है उसका कौन सा इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट पड़ता है। सवाल है कि इंक्रीज इन फॉरेस्ट कवर। बी ऑप्शन कह रहा है कि रिडक्शन ऑफ हैबिटेट, डिक्रीज इन एमिशन। सही जवाब है रिडक्शन ऑफ हैबिटेट। कैसे इकोनॉमिक स्पेशलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन के कारण इन्वायरमेंट को इम्पैक्ट किया है, तो हमारा नेचुरल रिसोर्स का ओवर यूज ये कारण है। पेज नंबर 22 में आ जाइए और अब टाइप ऑफ स्ट्रेटजीज को पढ़ के जाइए। टाइप ऑफ स्ट्रेटजी में सबसे पहला स्ट्रेटजी आता है हमारा कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी, यानी कि ये हमारे जो कंपनी का ओवरऑल डायरेक्शन है उसे कवर करता है। इसके अंदर स्टेबिलिटी, ग्रोथ और रिट्रेंचमेंट, ये 3 कंपोनेंट्स आते हैं। जैसे कि TCS जो है टाटा एक्स अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को रिट्रेंच कर रहा है ताकि वो कंसल्टेंसी पे फोकस कर सके। ये होता है हमारा कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी। बिजनेस स्ट्रेटजी की बात करें तो यहाँ पे बिजनेस यूनिट पे प्रिपेयर किया जाएगा या प्रोडक्ट या सर्विस लेवल पे प्रिपेयर किया जाएगा। जैसे कि इसका एक टाइप है कॉम्पिटिटिव और कोऑपरेटिव, 2 तरह का होता है हमारा बिजनेस स्ट्रेटजी, कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी और कोऑपरेटिव स्ट्रेटजी। जैसे कि इंटेल का एलियंस हुआ है माइक्रोसॉफ्ट के साथ ताकि AMD से डिफरेंशिएट कर सकें। फिर आता है हमारा फंक्शनल स्ट्रेटजी, तो यहाँ पे फंक्शनल एरिया के द्वारा अप्रोच किया जाता है ताकि बिजनेस यूनिट को अचीव कर सकें या कंपनी का ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकें। तो इसका पर्पज है कि हम प्रोडक्टिविटी को मैक्सिमाइज करें। एग्जाम्पल के तौर पर R&D एंड टेक्नोलॉजी, मार्केटिंग थ्रू एक्सटेंसिव एडवर्टाइजिंग। तो अब हम यही सब था हमारा, हमने अभी मॉडल की बात की, तो अभी हमने देखा कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी में कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी आता है, बिजनेस स्ट्रेटजी आता है और फंक्शनल स्ट्रेटजी आता है। यदि एलिमेंट ऑफ स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट की बात करें तो पहला एलिमेंट आता है हमारा इन्वायरमेंटल स्कैनिंग, यानी कि आप कॉन्टेक्स्ट को एनालाइज कीजिए, फिर आप स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट कीजिए, फिर आप स्ट्रेटजी को इंप्लीमेंट कीजिए, एग्जीक्यूट कीजिए और फाइनली स्ट्रेटजी को मॉनिटर कीजिए और एडजस्ट कीजिए। कुछ सवाल करते हैं, विच टाइप ऑफ स्ट्रेटजी फोकस ऑन ओवरऑल डायरेक्शन फॉलोड बाय द कंपनी, बिजनेस, फंक्शनल, कॉर्पोरेट, ऑपरेशनल। सवाल इसका आंसर है कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी। कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी का फोकस होता है ओवरऑल डायरेक्शन परफॉर्म बाय द फॉलोड बाय द कंपनी। अगला सवाल है कौन सा टाइप ऑफ स्ट्रेटजी TCS फॉलो करता है जब वो टाटा एक्स अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को बिजनेस बेचता है, ग्रोथ, स्टेबिलिटी, रिटेंचमेंट, कॉर्पोरेशन। तो रिटेंचमेंट को फॉलो करता है। अगला सवाल है विच स्ट्रेटजी वुड अ कंपनी यूज टू इंप्रूव इट स्पेसिफिक इंडस्ट्री और मार्केटिंग रैंकिंग। इंडस्ट्री और मार्केटिंग रैंकिंग बढ़ाने के लिए कौन सा स्ट्रेटजी का कंपनी यूज करती है। कॉर्पोरेट, करेक्ट, कॉर्पोरेट नहीं होगा, बिजनेस होगा। अगला सवाल है व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ फंक्शनल स्ट्रेटजी एम्ड एट क्रिएटिंग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। तो फंक्शनल स्ट्रेटजी का एग्जांपल क्या है जो कि कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्रिएट करेगा। फॉर्मिंग एलियंस, सेटिंग अनप्रॉफिटेबल बिजनेस यूनिट, एक्सपेंडिंग इनटू न्यू मार्केट, इन्वेस्टिंग इन R&D। यस, इन्वेस्टिंग इन R&D और टेक्नोलॉजी कैसा पार्ट है जहाँ पे कंपोनेंट जो है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्रिएट करता है। अब देखिए 4 बेसिक एलिमेंट क्या होता है स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट का, याद रखिएगा। इन्वायरमेंटल स्कैनिंग, स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन, स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन और स्ट्रेटजी इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल। पेज नंबर 24 में आ जाइए और विजन स्टेटमेंट को पढ़ के जाइए। देखिए दोस्तों, ये विजन स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। विजन स्टेटमेंट सवाल हर एक साल पूछा जाता है। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस विजन स्टेटमेंट। पेज नंबर 24 पे आपको विजन स्टेटमेंट दे रखा है। दोस्तों आपको फिर से बता दूं, ये जो हमारा कंटेंट है व्हाट टू स्टडी PDF, ये हमारा AVFM का कैप्सूल कोर्स का पार्ट है, जिसको अवेल कर सकते हैं आप हमारे ऐप को इंस्टॉल करके इस पार्टिकुलर कोर्स में इनरोल होकर। पेज नंबर 24 में आ जाइए। सबसे पहले बात करें विजन स्टेटमेंट क्या करता है कि सिंपल है, फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट इसे कहते हैं। ये हमारे डिजायर्ड लॉन्ग टर्म स्टेटस को आइडेंटिफाई करेगा, आंसर करेगा कि हम क्या बनना चाह रहे हैं। बेसिकली ये फाउंडेशन होता है हमारे मिशन स्टेटमेंट का और आइडियल होता है। आइडियली ये शॉर्ट होता है, 1 सेंटेंस होता है। इसको डेवलप किया जाता है, इनपुट लिया जाता है बहुत सारे मैनेजर से। एक होता है मिशन स्टेटमेंट, ये हमारे स्ट्रेटजिक प्लानिंग का स्टार्टिंग पॉइंट होता है। ये मोटिवेशन बताता है कि बिजनेस में रहने के लिए क्या मोटिवेशन है, फर्म का कंसंट्रेशन कैसा है सोसाइटी में, ये डिस्क्राइब करता है। इसको हम लोग स्टेटमेंट ऑफ पर्पस भी बोलते हैं। फिलॉसफी, बिलीफ, बिजनेस प्रिंसिपल या डिफाइनिंग बिजनेस, ये सभी पार्ट को हम लोग इसको बोलते हैं। ये सब पॉइंट को ध्यान रखना है हमें। फिर सवाल है कि व्हाट इज द प्राइमरी क्वेश्चन विजन स्टेटमेंट शुड आंसर। विजन स्टेटमेंट कैसा क्वेश्चन को आंसर करे। हाउ डू वी प्लान टू अचीव आवर गोल, व्हाट डू वी वांट टू बिकम, व्हाट आर द कोर ऑब्जेक्टिव, व्हाट आर हु आर की स्टेक होल्डर। तो हम क्या होना चाह रहे हैं, यही हमारा विजन स्टेटमेंट है। व्हाट डू वी वांट टू बिकम, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है विच स्टेटमेंट इज यूजुअली रिपीटेड एट द स्टार्टिंग पॉइंट इन द स्ट्रेटजिक प्लानिंग प्रोसेस। आपको स्ट्रेटजिक प्लानिंग करना है तो पहला स्टेप क्या होगा, विजन स्टेटमेंट, वैल्यू स्टेटमेंट, मिशन स्टेटमेंट, पब्लिक स्टेटमेंट। सही जवाब इसका मिशन स्टेटमेंट। पेज नंबर 31 में आ जाइए और आप अपॉर्चुनिटी एनालिसिस को पढ़ के जाइए। अपॉर्चुनिटी एनालिसिस का मतलब क्या होता है कि आप अपॉर्चुनिटी के बारे में एनालाइज कर रहे हैं और अवेयर हैं। तो एग्जिस्टिंग सर्कमस्टेंस को समझना और फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट को समझना बहुत जरूरी है। फिर हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव की एस्टैब्लिशमेंट की, हाउ ऑब्जेक्टिव्स आर एस्टैब्लिश्ड। तो सबसे पहला पॉइंट आप देख सकते हैं यहाँ, नोइंग द ऑब्जेक्टिव इज क्रूशियल फॉर स्ट्रेटजिक डेवलपमेंट, टिपिकली पॉलिटिकल इंटरव्यूअर। बात करें डेवलपिंग अ प्लानिंग प्रेमाइसेस, तो इसमें क्या है कि फ्यूचर फोरकास्टिंग जो फ्यूचर फोरकास्ट जो है डिराइव एजम्पशन है
और रियलिस्टिक असेसमेंट और क्रिएटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एनवायरनमेंट, मस्ट बी मॉनिटर एंड अपग्रेडेड, कवर फॉरकास्टिंग, बेसिक पॉलिसी, एग्जिस्टिंग प्लान। फिर आता है हमारा अल्टरनेटिव आइडेंटिफिकेशन, यानी आप डिटरमाइन कीजिए बहुत सारे मीन गोल को अचीव करने के लिए एक रिटर्न रिकॉर्ड बनाइए, नैरो डाउन कीजिए ताकि मॉस्ट इंटाइसिंग ऑपरेशन। फिर आता है हमारा इवेल्युएटिंग अल्टरनेटिव, यानी कि आप स्ट्रॉन्ग और वीक पॉइंट देखिए अल्टरनेटिव का। स्टैटिस्टिकल मेथड और कंप्यूटर बहुत बेनिफिशियल होता है। डिजायरेबिलिटी, इफेक्टिवनेस, प्रॉफिटेबिलिटी, कॉस्ट सबको कंपेयर कीजिए, बेस्ट अल्टरनेटिव को सेलेक्ट कीजिए और फिर उसके बाद डेरिवेटिव प्लान को फॉर्मुलेट कीजिए। पहला सवाल, व्हाट डज अपॉर्चुनिटी एनालिसिस इन्वॉल्व? सेटिंग लॉन्ग टर्म गोल, इवेल्युएटिंग करंट स्टाफ परफॉर्मेंस, एनालाइजिंग एंड बीइंग अवेयर ऑफ द अपॉर्चुनिटी। यस यस करेक्ट, ठीक है। फिर सवाल कर रहा है कि इनिशियल स्टेप क्या होता है प्लानिंग प्रोसेस में? डेवलपिंग प्लानिंग प्रीमाइस, ऑब्जेक्टिव एस्टैब्लिशमेंट, एनएलटी। सबसे पहला होता है, देखिए ये जो प्लानिंग प्रोसेस है ना, इसका स्टेप आपसे पूछा जाएगा, याद रखिएगा ना, ठीक है। अपॉर्चुनिटी एनालिसिस याद रखिएगा, ये प्लानिंग प्रोसेस का स्टेप है। पहले अपॉर्चुनिटी एनालाइज करेंगे, फिर आप ऑब्जेक्टिव देखेंगे, फिर प्लानिंग प्रीमाइस डेवलप करेंगे, फिर अल्टरनेटिव देखेंगे, फिर इवेल्युएट करेंगे और फिर इस बेस्ट अल्टरनेटिव को सेलेक्ट करेंगे और फिर डेरिवेटिव प्लान फॉर्मुलेट करेंगे। तो सवाल है कि इनिशियल स्टेप क्या होता है? डेवलपिंग प्लानिंग प्रीमाइस, ऑब्जेक्टिव एस्टैब्लिशमेंट, आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव, इवेल्युएटिंग अल्टरनेटिव। सबसे पहले क्या करते हैं? ऑब्जेक्टिव को एस्टैब्लिश करते हैं। ऑप्शन बी सही जवाब है। व्हाट मस्ट प्लानिंग प्रीमाइसेस डिटरमिनेशन बी बेस्ड ऑन? हिस्टोरिकल डेटा, क्रिएटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ सराउंडिंग। यस, तो हमारा जो प्लानिंग प्रीमाइसेस है वो हमारे अंडरस्टैंडिंग कैसा है सराउंडिंग के बारे में, उसके बारे में होता है और रियलिस्टिक असेसमेंट के बारे में होता है। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग वेरियस मीन टू अटेन गोल कॉल्ड? तो हमारे पास बहुत सारे तरीके होते हैं गोल को अटेन करने के, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्टिव एस्टैब्लिशमेंट, इवैल्यूएटिंग अल्टरनेटिव, अल्टरनेटिव आइडेंटिफिकेशन। यस, हम लोग बेसिकली क्या करते हैं कि हमारे पास जो अल्टरनेटिव है उसे आइडेंटिफाई करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द परफेक्ट आंसर। कौन सा स्टेज होता है जिसके अंदर हम प्लान को अडॉप्ट करते हैं और मल्टीपल ऑप्शन इवैल्यूएट करते हैं? तो इसको कहा जाता है हमारा इवैल्यूएटिंग, सेलेक्टिंग द बेस्ट अल्टरनेटिव, ठीक है ना। प्लान को अडॉप्ट करना और मल्टीपल ऑप्शन इवैल्यूएट करना, यानी कि सेलेक्टिंग द बेस्ट अल्टरनेटिव। अगला पॉइंट है हमारा, पेज नंबर 34 पे आ जाइए और आप पढ़ के जाइए कोऑर्डिनेशन ऑफ वेरियस एक्टिविटी। तो यहाँ पे क्या क्या होता है, देखिए सबसे पहले कि हमारा जो एफर्ट है अमॉन्ग फंक्शनरी डिपार्टमेंट, इसको कोऑर्डिनेट करेगा, एक्शन प्लान किया जाएगा, स्पेसिफिक रिजल्ट इन द माइंड सक्सेस, ऑप्टिमाइजेशन ऑफ रिसोर्स, इंस्पिरेशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। फिर उसके बाद आता है हमारा एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एजुकेशन प्रिंसिपल, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें हैं। प्लानिंग के बारे में बताया जा रहा है कि प्लानिंग का क्या क्या एडवांटेज है। तो ये पूछा गया था पिछली बार, एडवांटेजेस ऑफ प्लानिंग। तो पहले कि बहुत सारी एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करेगा फंक्शनरी और डिपार्टमेंट के बीच में। उसके बाद ये इनेबल करेगा मैनेजर को कि वो रिसोर्स डिमांड को आइडेंटिफाई कर सके और ऑप्टिमली एलोकेट कर सके। फिर आता है इंस्पिरेशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी रिस्क कम करता है, एक्सपेक्टेड अकम्प्लिशमेंट को आउटलाइन करता है, कंपेल करता है इंडिविजुअल को कि वो फैमिलियर और कॉम्प्रिहेंड गोल के प्रति काम कर सकें। एजुकेशन प्रिंसिपल को एस्टैब्लिश करता है, माइलस्टोन मार्किंग प्रोग्रेस इसको डिस्टिंग्विश किया करता है। एडेप्टेबिलिटी की बात करें, ये भी एडवांटेज है हमारे प्लानिंग का कि ये प्रिंसिपल को एस्टैब्लिश करता है जिसके द्वारा हम लोग इंडिविजुअल और एक्सटर्नल बिहेवियर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। पहला सवाल, व्हाट डज प्लानिंग फैसिलिटी इन टर्म्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटी? बिजनेस एक्टिविटी के टर्म्स में प्लानिंग कैसे हेल्प करता है? रिडक्शन इन कॉस्ट नहीं, कोऑर्डिनेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी बिल्कुल सही, कॉम्पिटिटिव बनाना गलत, डिक्रीज एम्प्लॉय टर्नओवर गलत। तो इसको एम्प्लॉय टर्नओवर का मतलब नहीं है, मेन बात यह है कि बहुत सारी एक्टिविटी को कोऑर्डिनेट करता है। अगला सवाल है की बेनिफिट क्या होता है माइलस्टोन को एस्टैब्लिश करने का प्लानिंग प्रोसेस में? पहला कह रहा है कि रिड्यूसिंग द नीड फॉर रिसोर्स, फिर बी कह रहा है कि सर्विंग एज अ रेफरेंस पॉइंट फॉर प्रोग्रेस एंड एडजस्टमेंट, सी कर रहा है हमारा इंक्रीजिंग एम्प्लॉय सैलरी, डी कर रहा है इनहांसिंग मार्केटिंग सैलरी स्ट्रेटजी। सही जवाब है सर्विंग एज ए रेफरेंस पॉइंट। तो बेसिकली माइलस्टोन को एस्टैब्लिश करने का बेनिफिट ये है कि ये रेफरेंस पॉइंट की तरह काम करता है प्रोसेस और एडजस्टमेंट के लिए। पेज नंबर 36 पे आ जाइए और एमबीओ को पढ़ के जाइए। एमबीओ क्या होता है हमारा? मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, बहुत इंपॉर्टेंट है। पीटर एफ ड्रकर 1954 में इन्होंने वर्ड को दिया था। तो इसकी बेसिकली अच्छा प्लानिंग का प्रोसेस होता है, क्लियर पैरामीटर को सेट करने का प्रोसेस होता है। इसके अंदर मैनेजमेंट और एम्प्लॉय एक साथ काम करते हैं, एस्टैब्लिश करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, गोल को मॉनिटर करते हैं। पॉपुलर इसलिए है क्योंकि यहाँ पे मैनेजमेंट कंसल्टेंट की जरूरत पड़ती है कि वो बिजनेस गोल से अलाइन करे। यदि हम एमबीओ के प्रोसेस की बात करें तो आइए देखते हैं कि कैसा प्रोसेस होता है एमबीओ का। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि गोल एस्टैब्लिश करते हैं, परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड सेट करते हैं, परफॉर्मेंस को एसेस करते हैं अगेंस्ट गोल और फिर रीजन आइडेंटिफाई करते हैं कि शॉर्टफॉल क्यों हुआ और फिर नया गोल एस्टैब्लिश करते हैं, स्ट्रेटजी एस्टैब्लिश करते हैं अगले साल के लिए। की कॉन्सेप्ट क्या है एमबीओ का? तो सेंट्रल आइडिया है कि हमारा प्लानिंग होगा और प्रोएक्टिव मेजर लिया जाएगा। इंप्लॉय मेजरेबल पर्सनल गोल को डिस्क्राइब करते हैं। पहला सवाल, हु कॉइन द फ्रेज एमबीओ? एमबीओ जो है किसके द्वारा कॉइन किया गया? तो फेडरिक पीटर एफ ड्रकर के बारे में। फिर अगला सवाल है कि व्हाट इज द कंक्रीट आइडिया, सेंट्रल आइडिया बिहाइंड द एमबीओ? रिएक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग, रिस्पॉन्डिंग टू इंसिडेंट, प्रोएक्टिव प्लानिंग एंड प्रिवेंटिव मेजर। ऑप्शन सी सही जवाब है। प्रोएक्टिव प्लानिंग और प्रिवेंटिव मेजर ये हमारा मेन एम है। पेज नंबर 410 पे आ जाइए और प्लान के कंपोनेंट्स को पढ़ के जाइए। प्लान का कंपोनेंट होता है पहला ऑब्जेक्टिव या गोल, पॉलिसीज एंड ओवरव्यू, प्रोसीड्यूरल एंड डायरेक्शन रूल, प्रोग्राम मेथड, बजट फंडिंग, टाइम स्केड्यूल्स और नेक्स्ट आता है हमारा कोर वैल्यूज।
ठीक है। अब एक होता है हमारा SWOT एनालिसिस। तो ये पूछा जाएगा ना प्लानिंग का कंपोनेंट क्या क्या है, प्लीज रिमेंबर दिस कंपोनेंट। ऐसा सवाल आएगा विच आर द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ प्लानिंग। तो आपको एक एक कंपोनेंट को देख लेना है, फिर से देख लीजिए। ऑब्जेक्टिव, पॉलिसीज, प्रोसीड्यूर्स, प्रोग्राम, बजट, टाइम और कोर वैल्यू। फिर बात करें मैनेजमेंट SWOT एनालिसिस मैनेजमेंट की, पहला होता है हमारा इन्वायरमेंटल एनालिसिस। इन्वायरमेंटल एनालिसिस के अंदर क्या होता है कि हम इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर को एग्जामिन करते हैं जो कि हमारे परफॉर्मेंस को इंपैक्ट करेगा। यदि हम एक्सटर्नल कंपोनेंट की बात करें तो ऑपरेशन और थ्रेट कहलाता है। इंटरनल कंपोनेंट की बात करें तो स्ट्रेंथ और वल्नरेबिलिटी का आएगा। समझ में? तो दो तरह का कंपोनेंट होता है, एक होता है एक्सटर्नल कंपोनेंट, एक होता है हमारा इंटरनल कंपोनेंट। ठीक है, तो एक्सटर्नल में क्या होगा अपॉर्चुनिटी थ्रेट, इंटरनल में क्या होगा स्ट्रेंथ और वल्नरेबिलिटी। इसको हम लोग स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में यूज़ करते हैं और इन्वायरमेंटल एनालिसिस में और गोल सेटिंग में यूज़ करते हैं। तो देखिए इन्वायरमेंटल एनालिसिस में दो पार्ट आपको समझ में आ गया, इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर को एग्जामिन करना जो कि हमारे परफॉर्मेंस को इंपैक्ट करेगा। अपॉर्चुनिटी थ्रेट पहला आता है इन्वायरमेंटल एनालिसिस। ठीक है, अब देखिए इन्वायरमेंटल एनालिसिस का एडवांटेज क्या होता है कि हमारे गोल को एकम्प्लिश करने में हेल्प करता है, डेंजर आइडेंटिफाई करता है, समझता है कि कमर्शियल इन्वायरमेंटल डेवलपमेंट को समझना और अवेयरनेस क्रिएट करना इम्पेंडिंग डेंजर का और प्रेडिक्शन करना फ्यूचर के बारे में। स्टेप क्या होता है, सबसे पहले हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे, याद रखिएगा स्टेप आइडेंटिफाई करना, स्कैन करना, एनालाइज करना और फोरकास्ट करना। आइडेंटिफाइंग, स्कैनिंग, एनालाइजिंग एंड फोरकास्टिंग। प्लीज रिमेंबर द स्टेप ऑफ इन्वायरमेंटल एनालिसिस। पेस्टल क्या होता है, पेस्टल हमारे बिजनेस इन्वायरमेंट को इवैल्यूएट करेगा, इसका इंपैक्ट क्या पड़ रहा है हमारी परफॉर्मेंस पे, इसको इवैल्यूएट करेगा। पेस्टल के अंदर पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल, एनवायरमेंटल ये सही फैक्टर्स कहलाते हैं। और कुछ स्टेप्स होता है पहले आप रेलेवेंस देखिए, आइडेंटिफाई कीजिए, उसे कैटेगराइज कीजिए इन्फॉर्मेशन को। एडवांटेज क्या है पेस्टल का, कॉस्ट इफेक्टिव है, इजी फ्रेमवर्क है, डीप अंडरस्टैंडिंग है, अलर्टनेस डेवलपमेंट है और अपॉर्चुनिटी एक्सप्लॉइटेशन है। पेस्टल में देखिए पॉलिटिकल के अंदर स्टेबिलिटी, गवर्नमेंट इंटरवेंशन, करप्शन, लेजिस्लेटिव लॉ। इकोनॉमिक के अंदर इन्फ्लेशन रेट, इंटरेस्ट रेट, ग्रोथ रेट, एक्सचेंज रेट, अनएम्प्लॉयमेंट, लेबर एबिलिटी। सोशियो कल्चर के अंदर लोकल लैंग्वेज, रिलीजन, डेमोग्राफिक, कंज्यूमर एटीट्यूड, ये सभी सोशल के अंदर आएंगे। फिर टेक्नोलॉजिकल के अंदर इंटरनेट इंपैक्ट, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, डिस्ट्रीब्यूशन स्पीड। इन्वायरमेंटल के अंदर फर्म इन्वायरमेंट ब्लूप्रिंट, ये सभी आते हैं। पहला सवाल है which of the following is not a component of plan? ऑब्जेक्टिव, गोल, मार्केटिंग स्ट्रेटजी, बजट, फंडिंग, टाइम स्केल। मार्केटिंग स्ट्रेटजी नहीं होगा। कैसे इन्वायरमेंटल एनालिसिस, क्या क्या इन्वायरमेंटल एनालिसिस एग्जामिन करता है, तो याद रखिएगा इंटरनल को भी एक्सटर्नल को भी दोनों को एग्जामिन करता है। कौन सा स्टेप इन्वायरमेंटल एनालिसिस प्रोसेस का पार्ट नहीं है, आइडेंटिफाइंग, स्कैनिंग, मार्केटिंग, फोरकास्टिंग। देखिए मार्केटिंग नहीं है पार्ट। पेस्टल का फुल फॉर्म याद रख लीजिएगा, पेस्टल का फुल फॉर्म क्या है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल एंड फ्रेमवर्क। पहला सवाल है व्हाट फैक्टर इज नॉट पार्ट ऑफ पेस्टल एनालिसिस, तो पॉलिटिकल, स्ट्रेटजिक, लीगल नहीं होता है, लीगल होता है, ठीक है, स्ट्रेटजिक नहीं होता है। फिर से रिकॉल कर लीजिए पेस्टल में कि पी क्या होता है, पी का मतलब होता है पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल, एनवायरनमेंट। स्ट्रेटजी का ऐसा कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अगला सवाल है हम लोग इंटरनल एनालिसिस टूल की बात करते हैं। देखिए सबसे पहला इंटरनल एनालिसिस टूल हमारे पास है, पेज नंबर 43 में बताया जा रहा है गैप एनालिसिस। ये क्या करता है कि इंटरनल वीकनेस और परफॉर्मेंस डिफिशिएंसी को आइडेंटिफाई करेगा। ये हमारे करंट पोजीशन को कंपेयर करता है प्रोजेक्टेड फ्यूचर पोजीशन से। एक आता है हमारा स्ट्रेटजिक इवैल्यूएशन, ये भी हमारा इंटरनल एनालिसिस टूल है। तो इसमें क्या होता है कि हम स्ट्रेटजिक प्लान एग्जीक्यूशन के आउटकम को एनालाइज करते हैं, हम इंश्योर करते हैं कि ये अंडरस्टैंडिंग और अलाइनमेंट जो है बिजनेस स्ट्रेटजी के साथ हो, राइट। तो इसको बोला जाता है स्ट्रेटजिक इवैल्यूएशन। SWOT एनालिसिस में स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट को कहते हैं। स्ट्रेंथ का मतलब कि अचीवमेंट, टास्क विद इन कंफर्ट जोन, एक्सीडिंग एक्सपेक्टेशन। वीकनेस का मतलब क्या होता है कि बेसिकली वो एरिया आइडेंटिफाई करना जिसके अंदर इंप्रूवमेंट हो। फिर आता है हमारा अपॉर्चुनिटी, यानी कि फैक्टर जो कि ये कन्फर करते हैं कॉन्फिडेंस। फिर आता है थ्रेट, यानी हमारा ऑर्गेनाइजेशन के जो हार्म है उसको थ्रेट बोलते हैं। पहला सवाल है व्हाट डज गैप एनालिसिस हेल्प एन ऑर्गेनाइजेशन आइडेंटिफाई, एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटी, इंटरनल वीकनेस एंड परफॉर्मेंस थ्रेट एंड मार्केटिंग स्ट्रेटजी, कस्टमर प्रेफरेंस। तो गैप एनालिसिस क्या करता है कि इंटरनल वीकनेस क्या है, परफॉर्मेंस डिफिशिएंसी क्या है, इसको एनालाइज करने में हेल्प करता है। अगला सवाल है हमारा कि What is the meaning of strategic evaluation? To create new business strategy, to analyze the outcome of strategic plan execution, yes correct। तो जो भी हमारा strategic plan का accumulation था उसका outcome को analyze करना। अगला सवाल है what does SWOT stand for in SWOT analysis? The strength, weakness, opportunity, threat। In SWOT analysis what are strength mean to identify? External opportunity, internal areas under needing improvement, और फिर उसके बाद task perform well in area of excellence एंड लास्ट इज पोटेंशियल फ्यूचर थ्रेट। तो बेसिकली आपसे पूछा जा रहा है कि आपका स्ट्रेंथ का क्या मतलब है, तो स्ट्रेंथ का मतलब है कि टास्क परफॉर्म वेरी वेल एंड एरिया ऑफ एक्सेलेंस। सवाल है अपॉर्चुनिटी का क्या मतलब है, अपॉर्चुनिटी का मतलब है ऑप्शन कर रहा है फैक्टर कॉजिंग हार्म्स टू द ऑर्गेनाइजेशन, कौन सा ये। फिर कर रहा है कि एरिया वेयर ऑर्गेनाइजेशन नीड टू इंप्रूव, पोटेंशियल फैक्टर कन्फरिंग कॉम्पिटेटिव एडवांटेज, एग्जिस्टिंग स्ट्रेंथ वीकनेस ऑर्गेनाइजेशन। सही जवाब पोटेंशियल फैक्टर कन्फरिंग ए कॉम्पिटेटिव एडवांटेज, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारा क्राइटेरिया फॉर इवैल्यूएटिंग अल्टरनेटिव। यदि आपको अल्टरनेटिव इवैल्यूएट करना है पेज नंबर 45 में आ जाइए। सबसे पहले कॉस्ट, प्रॉफिट और ब्रेक इवन पॉइंट, ये 3 क्राइटेरिया होता है। फिर मार्केट, सेल्स पोटेंशियल, कॉम्पिटिटिव रिएक्शन, ये भी क्राइटेरिया होता है। तो बेसिकली हम कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव को, कि हमारे पास क्षमता है कि नहीं है कि हम कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव को मीट कर पा रहे हैं। स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, टाइमिंग, इंट्यूशन अपॉन सक्सेस, ये सभी पार्ट आते हैं। अब बात करते हैं हम लोग सेलेक्टिंग द अल्टरनेटिव।
अल्टरनेटिव को कैसे सेलेक्ट किया जाए। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट है कि डिटरमाइन न्यूमरस अल्टरनेटिव फॉर अचीविंग ऑब्जेक्टिव बेस्ड ऑन करंट सर्कमस्टांस। बहुत सारे पाथ को आइडेंटिफाई कीजिए एक्शन का, ताकि हम बिजनेस ग्रुप को अचीव कर सकें। और डिसाइड कीजिए कि हमें इम्प्लीमेंट करना है कि नहीं करना है इनिशियल कोर्स ऑफ एक्शन। पहला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ क्राइटेरिया फॉर डिटरमाइनिंग फॉर इवैल्यूएटिंग अल्टरनेटिव। कॉस्ट, एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन, मार्केट पोटेंशियल, और लास्ट का स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। सही जवाब इसका एम्प्लॉय फोर्टिफिकेशन। तो अल्टरनेटिव आपको इवैल्यूएट करना है तो कॉस्ट, प्रॉफिट, ब्रेक इवन पॉइंट, मार्केट, सेल्स पोटेंशियल, और फिर यदि यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है हमारा एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन। एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन हैज नथिंग टू डील विद दिस वी आर टॉकिंग अबाउट इवैल्यूएटिंग अल्टरनेटिव। कौन सा प्रोसेस होता है अल्टरनेटिव चार्ज को सेलेक्ट करने का? डिटरमाइनिंग द सिंगल बेस्ट पाथ ऑफ अचीव ऑब्जेक्टिव, डिटरमाइनिंग द वेरियस पाथ ऑफ एक्शन कंसिडरिंग स्ट्रेटजी एंड मेथड। ऑप्शन बी सही है। ठीक है, सवाल है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है पेज नंबर 47 पे, जो कि हमारा माइक्रो नोट शॉर्ट पॉइंट्स। दिस इज रिगार्डिंग फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग का मतलब क्या होता है कि हम फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर रहे होते हैं प्रेजेंट एक्टिविटी के माध्यम से। तो इसका स्टडी शो करता है कॉम्प्रिहेंसिव लिमिटेड, इस कॉम्प्रिहेंसिव हो सकता है या लिमिटेड हो सकता है। पर्पज़ ये है कि हम नॉलेज प्रोवाइड करें फ्यूचर और फ्यूचर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। और फिर है हमारा इम्प्लीकेशन फॉर बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, तो ये असाइन किया रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन किया जाता है मैनेजर को। फंक्शन की बात फाउंडेशन ऑफ प्रोमाइसेस यानी प्रेडिक्शन सर्व एज द बेसिस। और फिर आता है हमारा मेथड्स। मेथड क्या होता है? एक वैरायटी ऑफ मेथड को यूज़ किया जाता है, ऑल्सो नोन एज स्टैटिस्टिकल टेक्निक। अब देखिए बात करते हैं, तो हमने फोरकास्टिंग के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट देखा, डेफिनेशन क्या है, कैसे डिफाइन करते हैं, स्कोप क्या है, पर्पसेस क्या है। ओके, अब होता है हमारा फोरकास्टिंग के बारे में इतना पॉइंट्स आप ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है हमारा लॉन्ग टर्म फोरकास्ट, जो कि हमारा 3 से 5 साल का होता है। इससे हमारा एसेट मैनेजमेंट बढ़ता है, लिवरेज और डी लिवरेजिंग का हमें अपॉर्चुनिटी मिलता है, मल्टीप्लिकेशन अर्निंग होता है हमारा। डिसएडवांटेज क्या है? इकोनॉमिक अनप्रेडिक्टेबिलिटी, लैक ऑफ हिस्टोरिकल नॉलेज। तो एक होता है मीडियम टर्म फोरकास्ट, ये माइनर स्ट्रेटेजिक डिसीजन के लिए होता है, ऑपरेशनल और बिजनेस बजटिंग के लिए होता है। और एक होता है हमारा शॉर्ट टर्म फोरकास्ट, यानी 1 साल से कम समय के लिए। तो ये रिड्यूस टाइम और मंथ हमें एसेस करता है करंट फिजिकल स्टेट को। ठीक है, पहला सवाल है फोरकास्टिंग प्रोसेस आइडेंटिफाई देम। पहले के स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई कीजिए और डेवलप कीजिए। आप क्या कीजिए, सबसे पहले के स्ट्रेटेजिक फैक्टर को डिटरमाइन कीजिए जो कि सारे फ्यूचर इवेंट को अफेक्ट कर रहा है। फिर एनालाइज कीजिए इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर को, और फिर रिलेशनशिप डेवलप कीजिए। एक कोई भेजिए। उसके बाद दोस्तों इनमें से कौन सा एडवांटेज है लॉन्ग टर्म फोरकास्टिंग का? इंप्रूव्ड एसेट मैनेजमेंट, तो बिल्कुल ये तो हमारा डिसएडवांटेज बता, ये तो होगा एडवांटेज। सिस्टमेटिक लिवरिंग, ये भी होगा। इकोनॉमिक अनप्रेडिक्टेबिलिटी, अनप्रेडिक्टेबिलिटी नहीं होता है लॉन्ग टर्म फोरकास्टिंग में। देखिए अनप्रेडिक्टेबिलिटी हमने कहाँ देखा है, अभी हमने देखा ना अनप्रेडिक्टेबिलिटी। लॉन्ग टर्म फोरकास्टिंग में कोई अनप्रेडिक्टेबिलिटी नहीं है। शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग टिपिकली कितना पीरियड कवर करता है? 3 से 5 साल, 1 से 6 महीना, 6 महीना से 1 साल, और 5 से 10 साल। सही जवाब क्या है इसका? 1 से 6 महीना। फर्स्ट स्टेप क्या होता है फोरकास्टिंग प्रोसेस में? एग्जामिनिंग फ्यूचर बिजनेस को, एनालिसिस ऑफ डेविएशन इन द प्रीवियस फोरकास्ट, आइडेंटिफाइंग डेवलपिंग द स्ट्रक्चर। सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर सी, आइडेंटिफाइंग एंड डेवलपिंग द स्ट्रेटजी। पर अगला सवाल है कि कौन सा कैटेगरी को हम लोग मेंशन नहीं करते एडवांटेज के फॉर्म में शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग का? सही जवाब है हाई टेक्नोलॉजी कॉस्ट। पेज नंबर 68 में आ जाइए और फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को पढ़ के जाइए। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो कि मैनेजर के द्वारा क्रिएट किया जाता है ताकि हम मेथोडिकल वर्क को अचीव कर सकें और रिसोर्स यूटिलाइजेशन को अचीव कर सकें। देखिए सबसे पहला पॉइंट क्या है इसका? कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि कंसिस्टेंटली कंस्ट्रक्चर्ड, अकम्प्लिश ऑर्गेनाइजेशन गोल, असाइन डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ईच मेंबर, डेलीगेट स्पेसिफिक अथॉरिटी और डिसीजन मेकिंग पावर। और फिर उसके बाद आता है हमारा इस्टेब्लिश हायरार्किकल सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप। तो ये सभी हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और एडवांटेज क्या है कि यह टास्क को ऑर्गेनाइज करेगा जिससे हमारा एफिशिएंट ऑपरेशन बनेगा, सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, डुप्लीकेशन ऑफ फंक्शन को अवॉइड कर सकते हैं, हार्मोनी को प्रमोट करता है, और फिर क्लियर चेन ऑफ कमांड होता है। डिसएडवांटेज की बात करें तो हायरार्किकल चेन के कारण डिलेड एक्शन हो सकते हैं, नेग्लेक्ट एम्प्लॉय सोशल एंड साइकोलॉजिकल नीड। और फिर आता है हमारा फोकस स्टडी ऑन टास्क। इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन का डेफिनेशन क्या है? क्या नेटवर्क ऑफ सोशल एंड फ्रेंडली ग्रुप फॉर्म विद इन द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो देखिए फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो हमारा सोशल और फ्रेंडली ग्रुप बनता है उसको हम लोग इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। वो किसके लिए होता है? हमारा जो साइकोलॉजिकल फुलफिलमेंट है उसके लिए। तो देखिए यहाँ पे बिना किसी कंसियस मैनेजरियल एफर्ट के का बनता है ये, और एम्प्लॉय के द्वारा बिल्ड किया जाता है ग्रेटर साइकोलॉजिकल फुलफिलमेंट के लिए। पहला सवाल है व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ क्रिएटिंग अ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर? टू अचीव एम्प्लॉय मोरल, टू एनहांस एम्प्लॉय मोरल, टू अचीव
ऑर्गेनाइजेशनल गोल, यस ये सही है। ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने के लिए जो हमारा क्या क्या बनता है, व्हाट डज इट फॉर्म, इट फॉर्म्स क्रिएटिंग अ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। अगला सवाल है विच फीचर इज नॉट एसोसिएटेड विद द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, कंसिस्टेंटली स्ट्रक्चर बाय मैनेजर, ये तो होता है। नेचुरली ऑकरिंग, ये नहीं होगा। क्लियर चेन ऑफ कमांड होता है। स्पेसिफिक अथॉरिटी डेलीगेशन, ऑप्शन बी इज द रॉन्ग आंसर। नेक्स्ट इज व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ अ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का डिसएडवांटेज क्या है, निगेट्स इट नेगलेक्ट्स एम्प्लॉयर सोशल नीड। ठीक है, ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि जो एम्प्लॉय का सोशल नीड है उसको तो नेगलेक्ट करता है ना। व्हाट इज द की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, क्लियर हायरार्किकल रिलेशनशिप, फॉर्म नेचुरली विदाउट कंसस एफर्ट, एम्फसाइज वर्क आवर पर्सनल रिलेशनशिप और अवॉइड डुप्लीकेशन ऑफ फंक्शन। तो यहाँ पे देखिए ये क्या है कि बिना किसी कंसस एफर्ट का ये फॉर्म होता है हमारा इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ये सबसे बड़ा इसका लिमिटेशन है। क्यों इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का प्रेजेंस जो है डिपेंडेंट होता है फॉर्मल स्ट्रक्चर पे, क्योंकि यहाँ पे क्या चाहिए, चेन ऑफ कमांड चाहिए, जॉब पोजीशन चाहिए ताकि हम उसको इंटरेक्ट कर सकें। अगला सवाल, अगला पेज नंबर 70 है जो कि बेस्ड है की पॉइंट्स यानी ऑर्गेनाइजेशन चार्ट के बारे में। ऑर्गेनाइजेशन क्या चार्ट क्या होता है, बेसिकली ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होता है प्राइमरी फंक्शन का। इसका दो पार्ट होता है मास्टर चार्ट। मास्टर चार्ट क्या बताता है कि हमारे फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का इंट्रिटी बताता है, और सप्लीमेंट्री चार्ट क्या करता है कि लिंकेज कैसा है, अथॉरिटी कैसा है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैसा है, एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट में उसको उसका डिटेल भी बताता है। तो एक मास्टर चार्ट होता है, एक होता है सप्लीमेंट्री चार्ट। इसका फॉर्म की बात करें तो एक वर्टिकल होता है यानी टॉप डाउन होगा, यानी कि पिरामिड होगा टॉप टू बॉटम। फिर हमारा एक हॉरिजॉन्टल चार्ट आता है, ये लेफ्ट टू राइट यानी कि लेवल सोन लेफ्ट टू राइट, स्टैंडर्ड रीडिंग ऑर्डर होता है। ठीक है, तो ये सभी चार्ट के ऑर्गेनाइजेशन चार्ट के पार्ट्स होते हैं। फिर एक सर्कुलर चार्ट आता है यानी कंसेंट्रिक सर्कल होता है सेंटर वर्टेक्स के साथ। ऑर्गेनाइजेशन मैनुअल की बात करें तो एक कॉम्पैक्ट बुक होता है जिसके अंदर सारे ऑर्गेनाइजेशन डिटेल लिखे होते हैं। फिर आता है हमारा ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव कितना है। तो मैनुअल में देखिए सबसे पहला आएगा सेक्शन में पॉलिसी मैनुअल, ऑपरेशनल मैनुअल, ऑर्गेनाइजेशन मैनुअल और रूल्स एंड रेगुलेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन चार्ट का क्या एडवांटेज है, पहला मैनेजमेंट टूल, ये क्लियर स्ट्रक्चर, पोजीशन और अथॉरिटी प्रोवाइड करेगा। फिर ये इंश्योर करेगा कंप्रिहेंसिव कवरेज ऑफ एक्टिविटी, यहाँ पे क्लियर डिपिक्शन होगा पोजीशन का। सेव ऑन द जॉब ट्रेनिंग टूल्स, ऑन द जॉब ट्रेनिंग टूल की तरह काम करता है। और डिसएडवांटेज है रिजिडिटी। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, टू लिस्ट और एम्प्लॉय, टू स्टेट द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड रिलेशनशिप, यस करेक्ट। याद रखिएगा ऑर्गेनाइजेशन चार्ट का काम है कि हमारा जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है उसके स्ट्रक्चर को शो करना। अगला सवाल है कि किस तरह का ऑर्गेनाइजेशन चार्ट जो है लेवल को शो करता है, हायरार्किकल पिरामिड फ्रॉम टॉप टू बॉटम, तो इसको हम लोग बोलते हैं वर्टिकल चार्ट। किसे हम लोग ऑर्गेनाइजेशन मैनुअल में इंक्लूड नहीं करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन गोल्स एंड पॉलिसी, डिटेल एम्प्लॉय सैलरी, जॉब डिस्क्रिप्शन ऑफ द इंपॉर्टेंट एम्प्लॉय, ऑपरेशनल ऑर्गेनाइजेशन प्रोसीजर एंड रूल्स। तो सवाल है कि ऐसा सही जवाब है डिटेल एम्प्लॉय सैलरी। इनमें से कौन सा एडवांटेज नहीं है कि ऑर्गेनाइजेशन चार्ट को यूज़ करें और मैनुअल को यूज़ करें, तो सिंप्लीफाइड एम्प्लॉय ट्रेनिंग ये एक एडवांटेज नहीं है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का व्हाट टू स्टडी PDF सेशन। होपफुली आपने इसे एंजॉय किया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आएगा एक लाइक जरूर कीजिएगा, और इसके पार्ट 2 लेक्चर मैं आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड करूंगा। और यदि आपको कैप्सूल कोर्स की रिक्वायरमेंट है हमारे किसी भी CIB के सब्जेक्ट के लिए, तो प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप करें इस नंबर पर। हमारे पास कैप्सूल कोर्स अवेलेबल है सभी इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के लिए और हमारे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स के लिए। धन्यवाद।